जय हिंद दोस्तों। भारत टीवी के इस प्रोग्राम भारत की बात संदीप भारतीय के साथ में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम भारत की बात करेंगे और जो देश विदेश की बात करेंगे, जिन खबरों से भारत पर असर पड़ता है या जो आपको जाननी जरूरी है। और खेल के लिए बात करेंगे, हम मनोरंजन की बात करेंगे, तो सभी खबरें आपके सामने हम रखेंगे। तो आप भी अपने सवाल पूछें और अपने विचार रख सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। तो ये निष्पक्ष चैनल है और हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। जो अच्छा करेगा उसको हम उसकी बात आपके सामने रखेंगे और जो गलत करेगा उसकी बात भी आपके सामने हम बताएंगे। तो आप निष्पक्ष होकर अपने सवाल या अपने सुझाव रख सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो कोरोना की महामारी चल रही है उसके लिए आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। सर्जिकल मास्क आप ये लगा के रखिए। ये देखिए, ऐसा आपको मास्क लगाना है और सैनिटाइजर का आपको इस्तेमाल करना है। कोरोना की महामारी है और इसमें बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने आप जो आपके सुझाव हैं वो भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोरोना की हम शुरुआत करते हैं कोरोना से। तो 20 मई, आज 21 मई है, तो 20 मई को जो आंकड़े आए हैं, जो टोटल मामले आए हैं, 2,59,551 केसेस आए हैं भारत में। और 20 मई की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, जो आज सुबह तक जो आंकड़े आए हैं। और जो एवरेज, जो पिछले 7 दिनों का एवरेज है, वो 2,83,597 केस हैं भारत में। तो एवरेज 2,83,500 के करीब है पिछले 7 दिनों का जो केसेस आ रहे हैं। और जो कल मामले आए हैं 2,59,551। तो कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं, और लेकिन हमें भी इसमें सावधानी बरतनी है ताकि जल्दी से इस पे विजय प्राप्त करी जा सके। और मैं बाकी आपको अपडेट देता हूँ इसके मामले में। कोरोना के जो मामले हैं, जैसे कल बताएगी, 2,59,000 के करीब मामले कल आए हैं। और जो लोग ठीक हुए हैं, ये बड़ी पॉजिटिव खबर है कि 3,57,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है। और 4,209 लोगों की मृत्यु हुई है कल की हम बात करें तो इस हिसाब से अगर जो टोटल अभी तक जो टोटल जो आंकड़ा है भारत में दोनों लहरों का मिला, जो दोनों लहर पहली लहर आई थी और जो दूसरी लहर ये आई थी कोरोना की, तो 2,60,00,000 मामले आ चुके हैं आज तक भारत में। और जो लोग ठीक हुए हैं 2,27,00,000। और जिनकी मौतें हुई हैं 2,91,000 आज तक का मैंने टोटल आपको बताया। कुछ राज्यों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से राज्य में कितने मामले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जहाँ कोरोना की जो महामारी फैली हुई थी, तो उसमें 29,911 मामले आए हैं कल। और 47,371 लोग ठीक भी हुए हैं। और 984 लोगों की मृत्यु हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में 28,869 करीब मामले आए हैं और 52,257 लोग ठीक भी हुए हैं कर्नाटका में। और 548 लोगों की मृत्यु हुई है कर्नाटका में। तो सभी जगह जितने मामले आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है और हम ऐसे ही एक साथ मिलके सरकार का भी साथ देते रहे तो जल्दी इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। केरला में 30,491 मामले आए थे कल और 44,369 लोग ठीक हुए हैं। 128 लोगों की मृत्यु हुई है केरला में। तमिलनाडु में 35,579 मामले आए हैं और 25,368 लोग ठीक हुए हैं तमिलनाडु में। और 397 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश में इसमें इन्होंने काफ़ी मामले काफ़ी काम किया है इस पर, योगी सरकार ने। तो इस पे मामले काफ़ी कम हो गए, 6,681 मामले आए हैं। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की, तो उस सबसे बड़ा सराहनीय काम किया गया है। केवल 6,681 का मामले आए हैं और 13,590 लोग ठीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और 236 लोगों की मृत्यु हुई है। आंध्र प्रदेश में 22,610 मामले आए हैं और 23,098 लोग ठीक हुए हैं और 114 लोगों की मृत्यु हुई है। फिर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ 19,091 मामले आए हैं तो
पश्चिम पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी आंकड़े अभी आ रहे हैं। जब चुनाव हुआ था वहाँ पे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा इस पे, जिससे केसेस बढ़े। 18,910 लोग ठीक भी हुए हैं और 162 लोगों की मृत्यु हुई है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी जहाँ की मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में 3,231 मामले आए हैं, तो दिल्ली में भी काफ़ी कम मामले आए हैं, तो बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि दिल्ली में भी एक बार 25-26 हज़ार मामले आने शुरू हो गए थे। और दिल्ली में 3,231 मामले आए हैं, 7,831 लोग 31 लोग ठीक हुए हैं, तो जितने हुए उससे दुगने ठीक हो रहे हैं, और 233 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये हमने आपको दिल्ली के बारे में बताया। अब दिल्ली का मैंने आपको बताया, तो ऐसे राजस्थान में भी मैं आपको बताऊं तो 7,680 मामले आए हैं, 16,705 ठीक हुए हैं और 127 लोगों की मृत्यु हुई है। और हरियाणा में भी 6,457 मामले आए हैं, 6,457 मामले आए हैं हरियाणा में पिछले 24 घंटों में मैं कहूँ तो, और 14,734 लोग ठीक हुए हैं। तो ये अच्छी बात है, रात की खबर है कि लोग ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, और 129 लोगों की मृत्यु हुई है हरियाणा में, अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको जो आंकड़े बताए कि देश में टोटल मामले कितने हैं, फिर से मैं एक बार आपको बता दूं। जो टोटल मामले कल आए थे वो 2,59,000 थे, और अभी क्या कहते हैं, और जो ठीक हुए हैं वो 3.5 लाख 3 लाख 60,000 करीब ठीक हुए, तो बड़ी राहत की खबर है। तो ऐसे ही हमें एक साथ मिलकर करना है और उस पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो आप भी अपने सवाल रख सकते हैं और अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं इस मामले पे, या कोई भी जो आप जिस भी मुद्दे पे आप अपने सवाल रखना चाहें आप वो पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सके। अगर जरूर नहीं है कि हमारे पास हर एक चीज़ का जवाब होगा, तो हम कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपने कोई आज सवाल पूछा तो उसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, तो कल हम उसको ढूंढ के लाएंगे और आपको वो उस जवाब के बारे में आपको बताएंगे। प्रयास हमारा ये है कि हमारा हम काम करेंगे देश हित में, हमारा भारत के हित में हम करेंगे। उसके क्या कहते हैं, भारत के अगेंस्ट कुछ हम काम नहीं करेंगे। ये भारत टीवी के आपको श्योरिटी है, अश्योरेंस हम दे सकते हैं। और तो मैं और खबरें भी मैं आपको बता दूं, और हमारे चैनल पे हम आपको सभी पार्टी की खबरें देंगे, चाहे को बीजेपी की खबरें हो या कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की, और जो भी उनके नेताओं ने बोला है हम आपको बताएंगे। जरूर नहीं है कि सारी बात सही हो, तो पर क्या कहते हैं कि जिस पार्टी वाले ने बोला है कि वो ठीक भी हो या गलत हो, जो उन्होंने बोला है हम आपके समक्ष उस बात को रखेंगे। अब आपको ये तय करना है कि उन्होंने ये ठीक बोला है या गलत बोला है। हमारा काम है कि आपके सामने उस बात को बताना, और हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को उसके बारे में जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है आज, तो अगर आप चाय की चुस्कियाँ लेते हैं तो आज का दिन आप सेलिब्रेट कीजिए चाय के साथ। और अगर मैं अपनी निजी तौर पे बात करूं तो मैं भी चाय काफ़ी पीता हूं, और अच्छा लगता है और रिफ़्रेश फील होता है। तो आप भी चाय पीजिए और इस दिवस को मनाइए। फ़हीम अहमद जी ने सवाल उठाया कि हाय सर, उम्मीद है क्या 24 को लॉकडाउन खुलेगा? तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे दिल्ली की ये बात कर रहे हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इन्होंने कहा कि 24 को लॉकडाउन खुलेगा। तो फहीद जी, लॉकडाउन तो अब तो खुलना चाहिए, क्योंकि करीब 3,000 मामले दिल्ली में आ रहे हैं, और करीब 4 हफ्ते से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो और ये ज़रूरी भी था। हम आपको कहें, हम ये नहीं कहते कि ये ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी तो बिल्कुल था ये। लेकिन अब जैसे मामले कम हो गए तो लोगों का जो रोजी रोटी का सवाल है उसके लिए सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठा रही है। और जी दिल्ली, हाँ ये दिल्ली की बात कर रहे हैं फ़हीम जी, तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल लॉकडाउन खुल जाएगा। नहीं, अन्यथा अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग जो अपने घर में बैठे हैं, जो रोजी रोटी जिनकी जो रोज़ अपना दिन में कमाते हैं, तो उन पे काफ़ी असर पड़ेगा अगर अभी भी लॉकडाउन रहा। तो इसलिए हमारे हिसाब से लॉकडाउन खुल जाएगा, और मुख्यमंत्री जी जल्द वो ऐलान कर भी देंगे उसमें। तो ये फ़हीम जी का सवाल था। बाकी हम बात करें तो कोविड प्रबंधन के लिए पीएम मोदी का नया मंत्र, जहां बीमार वहां उपचार। तो मोदी जी ने आज एक बैठक ली थी, तो वाराणसी के
तो वाराणसी के लोगों के डॉक्टरों और अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्होंने करी थी। तो उसमें इन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ बीमार वहाँ उपचार करोगे तो उससे देश को फ़ायदा मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसके जो बैठक के बारे में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी थी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उसका मैं बता दूं आपको। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रवार को कोविड प्रबंधन के लिए एक नया मंत्र दिया है, जहां बीमार वहां उपचार। मोदी जी ने कहा है कि कोविड के इलाज को मरीज के घर तक लाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ कम होगा। और उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी थी। उसमें ये उन्होंने अपने विचार रखे थे। और बातचीत के दौरान वाराणसी के डॉक्टर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के निरंतर और सक्रिय नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया, जिससे स्वास्थ्य संरचना बढ़ाने और आवश्यक दवाओं तथा वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली। तो वहाँ डॉक्टरों ने और अधिकारियों ने इनका धन्यवाद भी करा है। और प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पहल की प्रशंसा करने के साथ ही दवाओं की होम डिलीवरी की भी सराहना की है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को जहां तक संभव हो सके वहां तक व्यापक बनाने का अनुरोध किया है। और उन्होंने कहा है कि काशी कवच नामक टेली मेडिसिन सुविधा प्रदान करने में डॉक्टरों, लैब तथा ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ लाने का कदम बहुत ही नवाचारी था। और प्रधानमंत्री को कोविड के प्रसार को रोकने के लिए पिछले 1 महीने में किए गए प्रयासों, टीकाकरण की स्थिति और जिले को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए चल रहे कदमों और योजनाओं से अवगत कराया गया। जो बैठक में उनको ये अवगत कराया गया कि भाई यहाँ क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, ताकि कोरोना जैसी महामारी पे विजय प्राप्त करी जा सके। और डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि वे म्यूको मर्कोसिस या काले कवक के खतरे के बारे में भी सतर्क कराया। तो एक ब्लैक फंगस चल रहा है, तो डॉक्टरों ने और अधिकारियों ने उनको, मोदी जी को इस बारे में भी सूचित कराया और पहले ही कदम उठा चुके हैं। तो वो डॉक्टर वहाँ वाराणसी में ये कह रहे हैं कि हम पहले ही उसे कदम उठा चुके हैं और बीमारी के प्रबंधन के लिए सुविधाएं तैयार कर चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों का कारण पूर्वांचल में बच्चों में इन सेल्फलाइटिस मामलों में काफ़ी हद तक नियंत्रण किए जाने का उदाहरण भी दिया। ये मोदी जी ने ये उदाहरण दिया। उन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई में ब्लैक फंगस द्वारा पेश नई चुनौती को सचेत रहने को कहा। और मोदी जी ने कहा कि पूर्व चेतावनियों और इससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों के प्रति ध्यान देना महत्वपूर्ण है। और कोविड के विरुद्ध लड़ाई में वाराणसी के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व की सराहना की उन्होंने। और उन्होंने लोगों से जो प्रतिनिधि थे वो लोगों से जो जुड़े रहे उस बात की उन्होंने सराहना करी। और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कि अगर किसी नागरिक को किसी तरह की शिकायत है तो इसकी चिंता करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। तो ये उन्होंने उनको जिम्मेदारी याद दिलाई, जो जनप्रतिनिधि हैं और जो डॉक्टर हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने ये बातें रखी। और मैं आपको और कुछ खबरें मैं बताता हूँ। जो ब्लैक फंगस का जो मामला है कि ये जो नया बीमारी आया है, और अब तो वाइट फंगस के भी कुछ केसेस आने लगे हैं, उसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं तो करीब 7,000 के करीब मामले पूरे भारत में हैं ब्लैक फंगस के। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और तो इस पे जो एम्स में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलेरिया, तो उन्होंने, एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तो उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा है कि भारत में म्यूकोमर्क्योसिस ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अनियंत्रित मधुमेह और कोरोना से संक्रमित होने की वजह से म्यूकोमर्क्योसिस का खतरा बढ़ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जिनको शुगर की बीमारी है या स्टेरॉइड्स जिन्होंने लिए थे, ये जो कोरोना से अगर वो पीड़ित थे तो उनको ज़्यादा खतरा है कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस का। इसलिए मधुमेह मतलब शुगर के रोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रक्त शर्करा के स्तर की लगातार निगरानी और नियंत्रण करें।
गुलेरिया ने कहा है कि कोविड के साथ अनियंत्रित मधुमेह जो डायबिटीज़ है ब्लैक फंगस के पैदा होने में सहायक होता है। तो अगर किसी को कोविड है तो और उसका जो डायबिटीज़ का जो जो शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है, जो ब्लैक फंगस के जो मामले आ रहे हैं। और पूरे भारत में करीब 7,000 के करीब ये मामले आ चुके हैं और कुछ राज्यों ने इसको जो ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, जो रणदीप गुलेरिया की हम बात कर रहे हैं, एम्स के निदेशक है, तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना की इस दूसरी लहर के तहत स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। तो स्टीरॉयड्स बहुत मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में लोग ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हल्के और प्रभावित रोग में संकेत ना होने पर भी दिए गए स्टीरॉयड्स दूसरे संक्रमण का कारण बन सकते हैं। और लक्षण ना होने के बाद अगर लोगों को स्टीरॉयड्स की ज़्यादा मात्रा दी गई तो उनमें हाई ब्लड शुगर लेवल और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। और म्यूकोमैकोसिस या ब्लैक फंगस संक्रमण कोई नई बीमारी नहीं है और महामारी से पहले भी इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि इस तरह घटना बहुत कम थी। अब कोविड-19 के कारण यह दुर्लभ लेकिन घातक फंगल संक्रमण बड़ी संख्या में बताया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस पर ध्यान दीजिए। और जिसको कोरोना हो चुका है और जिसका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो उसको ज़्यादा चांसेस है ये होने के। तो ये उन्होंने कहने की बात रखी। और उन्होंने उल्लेख किया कि एम्स में ही फंगल संक्रमण के 20 से अधिक मामले हैं। एम्स जो अस्पताल है दिल्ली में, देश का सबसे बड़ा अस्पताल जो दिल्ली में है एम्स, उसमें भी 20 से अधिक मामले हैं, जिनमें से सभी कोविड पॉजिटिव हैं और कई राज्यों में 400 से 500 मामले सामने आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिस को ये मामले आए हैं वो सभी कोविड पॉजिटिव हैं। कोविड तो उनको है ही, तभी ये ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। और कई राज्यों में 400 से 500 मामले सामने आए हैं जो भी सभी कोविड रोगियों में पाया गया है। तो वहाँ में जितने मामले आए हैं सब वो सारे कोविड के रोगी हैं जिनमें ये सब मामले दिखाई दिए हैं। और जिन रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही उनमें म्यूकोमैकोसिस होने की संभावना अधिक होती है। और चूंकि कोविड-19 रोगियों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, जिसको कोविड-19 होता है, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, और इसलिए ऐसे रोगियों को ब्लैक फंगस संक्रमण होने की अधिक जोखिम होता है। तो ये उन्होंने बताया। और डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि जो लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं उन्हें भी अपने रक्त शर्करा के स्तर की जांच करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजाना ब्लड शुगर लेवल चेक करें और इस बात का ध्यान रखें कि स्टीरॉयड्स कब देना है और कितनी खुराकें देनी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो ब्लड शुगर लेवल है अपना रोज जो चेक करें जिसका अधिक रहता है। और स्टीरॉयड्स अगर आप लेते हैं कोविड होने की, अगर किसी को हुआ है तो अगर वो स्टीरॉयड्स ले रहे हैं तो वो इतनी क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि डॉक्टरों की सलाह में ही लेना चाहिए, नहीं तो ब्लैक फंगस के मामले हो सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि देश में करीब 7,000 टोटल मामले हैं और करीब 5 राज्यों ने इसको महामारी भी घोषित कर दिया है ब्लैक फंगस को। तो ये हमारे इस पे विचार थे। हमने जो आपकी बातें रखी, आप भी इस पर विचार रख सकते हैं और अपने सवाल इसके संबंधित पूछ सकते हैं। और कोविड की दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 12.59% हुई, ये सरकार ने बोला है कि भाई अब जो कोविड के मामले आ रहे हैं तो काफ़ी कम हो रहे हैं। तो 12.59% पॉजिटिविटी जैसे जो रेट है वो रह गया है। और ये सरकार ने बोला है। तो पॉजिटिविटी रेट ये होता है, जैसे 100 लोगों ने टेस्ट कराया तो उसमें मान लो 12% लोगों के पॉजिटिव आया है कोरोना, तो उसको पॉजिटिविटी रेट कहते हैं। और ये हमने आपको बात बताई। एक दूसरा मामला, एक और मामला चल रहा है जो टूल किट के बारे में। जो टूल किट का है तो टूल किट में जो आपको याद हो कि संबित पात्रा ने ये बात आगे रखी थी कि भाई एक टूल किट बनाई गई है जो देश में जो दुष्प्रचार हो रहा है या देश के लिए जो गलत कर रहे हैं और देश को हानि पहुंचा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी टूल किट में। और वही जो लोग भारत के विरोधी हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका ये कहना था कि उन्होंने ये जो टूल किट का इस्तेमाल कर रहे थे और वो जो गतिविधियां कर रहे थे जो भारत के विरोधी हैं। तो संबित पात्रा ने ये बोला था ट्वीट में। तो ट्विटर ने उसको मैनिपुलेटेड
क्या कहते हैं डेटा करके बता दिया है। तो ट्विटर का कहना है, जो ट्विटर जो कंपनी है जिस पे ट्वीट किया गया, वो कह रही है कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन है इसके डेटा में, जो इन्होंने टूल किट के बारे में बात रखी है, इसमें कुछ मतलब चेंज किया गया है, ऐसा ट्विटर का कहना है। तो इस बात पे अब कांग्रेस को तंज करने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने कहा कि भाई ये तो मैनिपुलेटेड डेटा दिखाते हैं और ये गलत हमारी जानकारी दे रहे हैं। और कांग्रेस ने एफआईआर भी कराई थी संबित पात्रा के अगेंस्ट कि भाई ये हमने ऐसी कोई टूल किट नहीं बनाई जिसमें भारत के अगेंस्ट हम काम कर रहे हों। तो उसमें कई सारी बातें लिखी थी, जैसे सेंट्रल विस्टा का जो संसद भवन बन रहा है, तो उसमें कहा गया था कि इसको आप बोला जाए कि मोदी जी का घर है, ऐसे प्रचार करें आप, और जो लाशें हैं वो दिखाएं पूरी दुनिया भर में आप उसको। और वो कह रहे कि दिखाए कि स्थिति बिल्कुल बहुत ही भयावह है और बहुत ही भयानक हो रही है देश में, तो देश की बदनामी कराएं। तो बहुत सारी बातें थी। तो ये बीजेपी ने ये कहा था कि भाई ये जो कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष ने ये जो टूल किट बनवाई है और इस पे क्या कहते हैं तो इसलिए ये बात सामने आई थी। तो अब ट्विटर ने ये बोल दिया है कि भाई मैनिपुलेटेड डेटा है ये, कि ये डेटा में कुछ छेड़खानी करी गई है, चेंज किया गया है। तो इस पे कांग्रेस सरकार ने तंज कसा है और चुटकी ली है। और अब ट्विटर से संचार मंत्रालय ने आपत्ति जताई है, भारत सरकार ने अब इस पे बात पे आपत्ति जताई है और कहा है कि जांच प्रक्रिया में ना पड़े। वो ये कह रहे हैं कि भारत का ये अंदरूना मामला है, ये जो टूल किट का जो केस है, तो भारत की बात है, ये भारत की खबरें हैं, एक तरह से भारत के बारे में है, तो ट्विटर को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा भारत सरकार ने बोला है। उन्होंने कहा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं क्या क्या बात बोली है जो भारत सरकार ने। तो वो ये कह रहे हैं कि ट्विटर को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भाई हमने जो डेटा रखा था उसको मैनिपुलेटेड डेटा आपने क्यों लिखा। तो इसमें मैं आपको बताऊं तो टूल किट मामले में भारत संचार मंत्रालय ने ट्विटर से जताई कड़ी आपत्ति। संचार मंत्रालय ने कहा कि जांच प्रक्रिया में नहीं पड़े। ट्विटर को बोला है भारत सरकार ने कुछ ट्वीट्स को हेरफेर के रूप में नामित करने का फैसला किया है। कुछ ट्वीट्स को हेरफेर में के रूप में नामित करने का फैसला किया है। तो टूल किट मामले में भारत संचार मंत्रालय ने ट्विटर से जताई कड़ी आपत्ति। संचार मंत्रालय ने कहा है कि इस जांच प्रक्रिया में आप बीच में ना पड़े, ये हमारा आंतरिक मामला है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कोविड के खिलाफ सरकार के प्रयासों को पटरी से उतारने के लिए बनाए गए टूल किट के संदर्भ में भारतीय राजनेताओं को कुछ ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग के उपयोग पर आपत्ति दर्ज करने वाली ट्विटर की वैश्विक टीम को एक मजबूत संचार लिखा है। तो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया था जो ट्विटर की टीम ने, जो पात्रा जी ने जो टूल किट के बारे में जो जिक्र करा था। तो कुछ ऐसे और जो ट्वीट्स थे, तो भारत संचार मंत्रालय ने कहा कि भाई ये गलत है, आप हमारे मामले में ना पड़े, और जो हम क्या कहते हैं ट्विटर को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए और हम अपने मामले खुद ही संभाल लेंगे। और संचार मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई न केवल ट्विटर की विश्वसनीयता को कमजोर करती है कि ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है या उसमें रिलायबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं संचार मंत्रालय ने कहा है कि ट्विटर रिलायबल नहीं है, कि बल्कि ट्विटर के मध्यस्थ के रूप में स्थिति पर भी सवालिया निशान उठाती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ट्विटर ये बीच में क्यों आ रहा है। जैसे अगर हमारी बात चल रही है, हम देश की बात रख रहे हैं, तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं, तो आप इसके बीच में ना आइए। सरकार ने ट्विटर से निष्पक्षता और समानता के हित में हाल में दिनों में कुछ ट्वीट्स पर पूर्वाग्रह से ग्रसित मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने के लिए कहा है। तो जिस पे जो सरकार ने जो आंकड़े रखे थे या उसमें मैनिपुलेटेड लिखा है, तो सरकार ने कहा भाई ट्विटर को वो हटाने चाहिए। तो ये बात हमने आपको बताई। तो इस पे कांग्रेस अपना तंज कस रहा है। वो कह रहा है कि हम तो पहले ही कहते थे कि टूल किट है, इन्होंने फर्जी बना रखी है, अब देखिए ट्विटर ये कह रहा है कि ये मैनिपुलेटेड है। तो कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दलों का इस बात पे ये कहना है। और कमलनाथ जो एमपी के पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनका कहना है कि भाई एमपी में कोरोना से हुई 1,02,002 मौतें। तो ये नया आंकड़ा लेके आए हैं कमलनाथ जी की भाई 1,02,002 मौतें हुई हैं। अब
जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो परिणाम प्रमाण रखें इसका, तो वो कह रहे प्रूफ लेके दिखाओ। तो कमलनाथ जो विपक्ष में है, जो पहले मुख्यमंत्री थे और फिर शिवराज चौहान की जो सरकार आई थी फिर से, तो उन्होंने तो ये जो जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई कांग्रेस पार्टी के हैं कि भाई 1,02,000 मौतें हुई हैं। भाजपा कह रही कोई प्रूफ है तो आप सामने रखिए उस बात को, नहीं तो ऐसे बेसिर पैर की बातें ना करें, क्योंकि इससे गलत जो स्टेट की या भारत की इमेज गलत जाती है। तो ये बात भाजपा ने बोली है। हमारा काम है आपको निष्पक्ष बातें बताना। अब आपको तय करना है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हम आपके सामने सारी बातें रखेंगे, कौन सी पार्टी कौन सी रख रही है। नहीं तो आपने देखा हो कि ज़्यादातर जो चैनल है वो एक किसी पार्टी की बात रखते हैं या दूसरे के अगेंस्ट बात रखते हैं। तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमें हमारा मेन मकसद है भारत के हित की बात करना। हम भारत की बात बताएंगे और भारत में क्या हो रहा है अपने युवाओं को, अपने बच्चों को उसके बारे में हम जानकारी देंगे। ये खबरें मैंने आपको बताई और मैं फिर से कहूँगा आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, तो चाय की चुस्का लीजिए और अपने काम को करिए, चुस्ती फुर्ती से अपने काम को करिए। मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ चाय पीना। और मैं आपको और कुछ खबरें बताता हूँ। अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के, तो वो कह रहे कि हरियाणा के हर प्रमुख अस्पताल में पोस्ट कोविड देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। तो उन्होंने, अनिल विज ने ये बात कही है। और जो देश विदेश की बात करें तो इजराइल और जो फ़लस्तीन का जो युद्ध चल रहा था 11 दिन से, आप देख रहे होंगे, तो काफ़ी रॉकेट दागे गए थे। पहले 1500 रॉकेट फिलिस्तीन ने दागे थे, फिर इजराइल ने उसका जवाब दिया था। तो काफ़ी, और करीब जो फ़लस्तीन में 230 लोगों की उससे मृत्यु हुई थी, जो हमले हुए थे इससे। तो आपस में इनका जो युद्ध चल रहे थे, उस पे युद्ध विराम अब लग गया है। तो फिलिस्तीन ने ये कह दिया कि भाई हमने युद्ध विराम, क्या कहते हैं, अब हम जो संघर्ष विराम की घोषणा करते हैं। अब इसमें तो नेतन्याहू जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने भी इस बात को मान लिया था और ये दुनिया के लिए बड़ी अच्छी बात रही कि अभी ये युद्ध रुक गया। अन्यथा अगर कहीं ये आगे विश्व युद्ध का रूप ना ले लेता, तो इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि इस युद्ध पे रोक लगानी ज़रूरी थी। तो ये युद्ध रुक गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या स्थिति रहती है। तो इसमें जो बाइडेन ने भी फिर बात करी है इसराइल के जो पीएम है नेतन्याहू से इसके बारे में, और यूनाइटेड नेशन में भी बात आई थी। कई सारे जो कंट्रीज़ थे उन्होंने बात रखी थी भाई कि युद्ध विराम के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि चाइना फिलिस्तीन का फेवर कर रहा था और अमेरिका इजराइल का क्या कहते हैं फेवर कर रहा था, एक तरह से आप ये कहेंगे। तो यूनाइटेड नेशन अगर इसमें कहीं ना कहीं कदम उठाता, तो उसमें अमेरिका ने कहा कि भाई हम अपने हिसाब से बात कर लेंगे इजराइल से, तो अमेरिका ने उसके लिए अभी मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत उससे ये आती है, अगर अभी यूनाइटेड नेशन उसमें क्या कहते हैं, अगर बीच में कहीं पहल करता है युद्ध रोकने की, तो अमेरिका है तो उसका कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता। क्योंकि आगे भी फिर अगर अमेरिका से कोई युद्ध होता तो उसमें फिर से यूनाइटेड नेशन बीच में आता युद्ध के रोकने के लिए, तो उससे अमेरिका की थोड़ी स्थिति कमज़ोर हो जाती। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि यूनाइटेड नेशन इस जो युद्ध विराम को इसको रुकवाए। वीटो पावर लगा के उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इसका यूनाइटेड नेशन को भी इसके लिए कुछ अपनी जो बात रखने के लिए, जो बयान जारी करने के लिए होता है, तो वीटो लगा सकते हैं। तो अमेरिका एक सदस्य है, तो अगर वो वीटो पावर अपनी यूज़ करेगा तो उस पर बयान देने से यूनाइटेड नेशन को मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उसका इसमें ये फ़ायदा था अमेरिका का कि अगर अब यूनाइटेड नेशन इन दोनों देशों के बीच में आता है तो आगे अमेरिका, अब आपने देखा होगा अमेरिका दूसरे जो जिससे युद्ध होता है उनका खुद जाके उन पे अपना जो आक्रमण करते हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन इस बार बीच में आ जाता, तो अमेरिका के साथ जो दूसरे कंट्री हैं, जब वो कभी उनका कुछ युद्ध होता है तो फिर यूनाइटेड नेशन बीच में आता, तो अमेरिका की कहीं ना कहीं स्थिति उसमें थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि यूनाइटेड नेशन बीच में आए और इसमें कुछ बयान करे या इसको युद्ध को रुकवाने का काम हो। पर चलो, अंत में अच्छा हुआ कि युद्ध रुक गया और देश के लिए, ये पूरे विश्व के लिए ये अच्छी बात है।
और मैं आपको बताना चाहूँगा, एस एन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बन गए हैं और गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी करा है। और 1 साल से ये एडिशनल पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एस एन श्रीवास्तव अब ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बन गए हैं। और नड्डा जी ने आरोप लगाया कि टीकाकरण अभियान को पटरी से उतारने के लिए विपक्षी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने विपक्ष के बारे में कहा है कि भाई टीकाकरण अभियान को पटरी से उतारने के लिए विपक्षी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और भाटियों का इस पर यह कहना है कि ये महामारी थी और इसमें सभी जो स्टेट्स को एक साथ मिलकर आना चाहिए था, विपक्ष को भी भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था, तो इसमें पहले ही नियंत्रण हो जाता है इस बीमारी के ऊपर। लेकिन हमारे देश में ये थोड़ी कमी है कि जो विपक्षी दल है वो आप सवाल तो उठाओ, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसी महामारी के समय में साथ होना चाहिए सबको, जो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी ऐसी चीज़ों में जल्द ही विजय प्राप्त की जा सकती है। अजीत कुमार भाई साहब कह रहे जय श्री राम भाई साहब। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ आपको खबरें बताऊं, दिल्ली की मैंने ब्लैक फंगस के आपको बता दी, तो अब एक मामला वाइट फंगस के भी अब मामले आने लगे हैं। उसकी मैं खबरें आपको जैसे और अपडेट आते हैं उसके बताते रहेंगे, तो आप ध्यान रखिए और अपने घर में रहिए जितना हो सके। तो उसमें अगर बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और कुछ और मैं आप भी अपने सवाल रख सकते हैं या अपने सुझाव आप रख सकते हैं। पाकिस्तान में 20,079 जो मामले हैं, मतलब को पार, जो केसेस थे कोरोना के वो पार हो गए हैं, तो 20,000 को पार हो गए हैं पाकिस्तान में। कोरोना में मरने वालों का आंकड़ा, मतलब जो लोग मर गए हैं, तो उनका आंकड़ा 20,079 लोगों का हो गया है, तो 20,000 को पार कर गया है। और ये पाकिस्तान की खबर थी जो हमने आपको बताई। WHO ने कहा है कि पिछले, अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं, कि पिछले महीने कोरोना के नए मामलों में 60% तक की गिरावट आई है। WHO ने ये बोला है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका ये बयान है कि पिछले महीने कोरोना के जो नए मामलों में 60% तक गिरावट आई है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा संकेत है और विश्व के लिए भी ये अच्छा संकेत है। और कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हैं केपी ओली, राष्ट्रपति को सांसदों के 153 हस्ताक्षर सौंपे। तो जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी भी अभी खतरे में है। वो पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनको फिर विश्वास मत साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन साबित नहीं कर पाए, तो कुर्सी उनको त्यागनी पड़ी थी। लेकिन 3 दिन के बाद फिर से क्योंकि वो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके वो अध्यक्ष हैं, तो फिर से उनको सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन उनको ये बोला गया कि आपको फिर से बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो उन्होंने 153 लोगों के हस्ताक्षर अभी सौंपे हैं, और अब देखते हैं उसमें उनकी कुर्सी बच पाती है या नहीं। जो 153 लोगों के उन्होंने हस्ताक्षर दिए हैं, उसमें UML जो उनकी पार्टी है उसके 121 लोग हैं। जनता समाजवादी पार्टी के 32 सांसदों ने ओली के लिए हस्ताक्षर करे हैं। ये उन्होंने बात रखी है। और खबरें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जो ये युद्ध चल रहा था फिलिस्तीन का और इजराइल का, तो इजराइल ने कहा कि अगर हमास या फिलिस्तीन की तरफ से फिर से क्या कहते हैं युद्ध की शुरुआत हुई, तो फिर हम कड़ा उसका जवाब देंगे। तो ये नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है। और खेल की मैं कुछ खबरें आपको बताऊंगा। खेल मंत्रालय ने मदद के तौर पर कबड्डी खिलाड़ी तेजस्विनी को दिए 2 लाख रुपए। तो कबड्डी में एशिया चैंपियन तेजस्विनी बाई, जो अर्जुन अवार्डी भी हैं, तो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कबड्डी में जो तेजस्विनी बाई है उनको जो भारत की खिलाड़ी है, देश का नाम रोशन किया है, को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की शुक्रवार को मंजूरी दी है। और मैं आपको खबरें बताऊंगा इसमें।
अभी जो श्रीलंका का दौरा है, जो भारत की टीम श्रीलंका जाएगी, तो उसके लिए शिखर धवन का नाम काफ़ी आगे आ रहा है कि वो कप्तान के लिए जाएंगे। तो भारत की टीम ने एक बड़ा अच्छा शुरुआत कर रही है कि दो टीमें जाएंगी। एक तो इंग्लैंड जाएगी जो न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगी, और दूसरी टीम श्रीलंका जाएगी जो वहाँ टेस्ट मैच खेलेगी। तो भारत ने दो टीम बना ली हैं। एक तो उसकी जो मेन टीम है जो इंग्लैंड जाएगी, और जो स्टैंड बाय जो टीम है, या कह दीजिए दो जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, तो वो श्रीलंका जाएगी। तो उसमें शिखर धवन कप्तान हो सकते हैं। द्रविड़ के कोच होने का बात जो बीसीसीआई ने रख दी है कि राहुल द्रविड़ है जो भारत के महान खिलाड़ी रहे हैं, तो वो इस क्रिकेट टीम के कोच रहेंगे। और एक मामला और भी है जो ये जो पे ग्रेड के लिए था, एक मामला ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भारत के जो जो खिलाड़ी हैं उनको जो ए+ ग्रेड में होता है क्रिकेट में, तो जो युवा जो पुरुष होते हैं उनको 7 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना, और ए ग्रेड वालों को 5 करोड़ मिलते हैं, बी ग्रेड वालों को 3 करोड़ मिलते हैं, और सी ग्रेड वालों को शायद 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो अगर महिलाओं की बात करें तो उनको 30 लाख रुपए मिलते हैं, जो ए ग्रेड के खिलाड़ी हैं, जो महिलाएं हैं हमारी जो क्रिकेट खेलती हैं। और क्या कहते हैं उस पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई पुरुष और महिला और पुरुष में एक जैसे पैसे क्यों नहीं मिलते, कि जहाँ 30 लाख तो एक महिला क्रिकेटर को मिलते हैं ए ग्रेड में आने के लिए जो साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पुरुषों के लिए वो 7 करोड़ हो जाते हैं ए+ ग्रेड के लिए। तो बहुत ही कहीं ना कहीं फ़र्क है। तो उसमें ये देखिए, तो एक ने स्मृति मंधाना जो भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ओपनर हैं, और आजकल वर्ल्ड में एक तरह से बल्लेबाजी में बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, और वर्ल्ड में जो टॉप के जो क्रिकेटर्स हैं महिलाओं में, उसमें है स्मृति मंधाना। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई विराट कोहली को तो 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और आपको 50 लाख क्यों, तो ये फ़र्क क्यों? तो इसमें मैं आपकी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं। तो भारतीय बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम को खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा धनराशि बोर्ड से ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए सालाना मिलेंगे, जो कि पुरुष क्रिकेटर्स को मिलने वाली धनराशि से बेहद कम है। तो ए ग्रेड की जो महिला क्रिकेटर है 50 लाख मिलेंगे, पुरुषों को 7 करोड़ मिलते हैं। पुरुष क्रिकेटर्स को ग्रेड ए+ के तहत सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके बाद ए ग्रेड के मौजूद खिलाड़ियों को 5 करोड़, मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, और बी ग्रेड के मौजूद खिलाड़ियों को 3 करोड़, और सी ग्रेड के मौजूद खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी सी ग्रेड के आने वाले जो पुरुष के जो खिलाड़ी हैं उनको ए ग्रेड में आने वाली महिला खिलाड़ियों से भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो सी ग्रेड के जो पुरुष खिलाड़ी उनको 1 करोड़ मिलते हैं, और जो महिला खिलाड़ी जो ए ग्रेड है उनको 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो कुछ यूजर्स ने ये कहा था कि बीसीसीआई का पुरुषवादी रवैया जारी है और वह महिलाओं को कम पैसे देता है। तो स्मृति मंदाना ने इस मुद्दे पे बोलते हुए बीते दिनों कहा था कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें जो राजस्व मिलता है वह पुरुष क्रिकेट से ही आ रहा है। जिस दिन महिला क्रिकेट राजस्व अर्जित करना शुरू करेंगी, जो रेवेन्यू होता है बेसिकली, वो ये कह रही है कि वो जो पुरुष जो क्रिकेट खेलते हैं वहीं से आता है, जो एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है और जो लोग देखते हैं। तो ये कह रही है कि जिस दिन महिलाओं को क्रिकेट के लोग देखने लग जाएंगे और वो उसका जो रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा, तब ये कह रही है कि स्मृति मंदाना, मैं ये कहने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी कि हमें भी बराबर का अधिकार चाहिए, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा स्मृति मंदाना ने बोला है। तो बता दें कि बीसीसीआई ने 19 महिला खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की घोषणा की थी। स्मृति मंदाना के अलावा हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव को ग्रेड ए में जगह मिली है, इनको 50 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। वहीं इसके बाद ग्रेड बी में मौजूद खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए मिलेंगे, और ग्रेड सी के मौजूद खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। और ये मैंने आपको स्पोर्ट्स की भी खबरें रखी, तो कहीं ना कहीं हम आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें रखते हैं, स्पोर्ट्स की खबरें रखते हैं, और भारतीय खबरें तो हम आपको रखते ही हैं। तो ये भारत की बात में हम आपको ऐसी खबरें रखते रहेंगे। और स्पोर्ट्स का मैंने आपको बताया। और अगर मैं कुछ बॉलीवुड की आपको भी कुछ खबरें बताऊं, तो 27 साल पहले आज ही के दिन सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता था। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड रही थी, और तो 27 साल पहले आज ही का वो दिन था जिस दिन सुष्मिता सेन ने
मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और ये बात है 27 साल पहले 21 मई 1994 की। उन्होंने फिलीपींस में 43वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। अभिनेत्री हैं सुष्मिता सेन, पिक्चरों में उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने ऐसी ऐश्वर्या राय थी, तो उस साल जो ये 94 की बात है, तो मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय रही थी। तो दोनों खिताब भारत के नाम आए थे। और तो आज ही का वो दिन था जिस दिन मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में सुष्मिता सेन ने ये खिताब अपने नाम किया था। और कुछ और खबरें हम आपको बताएंगे जो एंटरटेनमेंट के लिए हम बताएंगे आपको। जो प्रियंका चोपड़ा है, उन्होंने जो सभी देशों से मदद मांगी थी कि भाई हमारे देश को मदद की ज़रूरत है, तो 22 करोड़ रुपए जुटाए हैं उस जो अपील से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम भी इस कदम की सराहना करते हैं। और भारत के लिए मतलब दूसरे देशों से प्रियंका चोपड़ा ने जो अपील करी थी, तो उससे 22 करोड़ रुपए जुटे हैं, जिससे भारत के लोगों की मदद होगी। तो हम भी इस बात की सराहना करते हैं। और ये हमने बात रखी। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं खेल की अंतर्राष्ट्रीय जो हमने आपको बताई। आप भी अगर आपकी कोई बात है, कोई प्रश्न है, आप वो पूछ सकते हैं, या अपने सुझाव है आप वो रख सकते हैं। और टूल किट विवाद पे मैं आपको और खबरें बता दूं कि ट्विटर के रुख से नाराज सरकार ने कहा कि हम नाराज हैं टूल किट वाले मामले से, और हम जांच कर रहे हैं। आप एक तरफा फैसला ना सुनाएं, ये सरकार ने बोला है। और वैक्सीन की कमी के कारण दिल्ली में सोमवार से 18+ के लिए रुक सकता है टीकाकरण। तो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो सोमवार से जो 18 से 44 साल की उम्र में जो टीकाकरण हो रहा था, तो वो रुक सकता है। तो सरकार को वो कह रहे हैं कि भाई हम भारत सरकार को इस जल्द से जल्द हमें टीका अवेलेबल कराने चाहिए। और ये सारी हमने बातें रखी। और फिर से मैं आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये भारत की बात संदीप भारतीय के साथ ये जो प्रोग्राम था, इसमें हमने आपको भारत की, देश विदेश की, खेल की, राजनीति की खबरें आपके सामने रखी। ऐसी ही हम खबरें आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में लिख के, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं। ये निष्पक्ष संवाद है, तो आप भी इसमें अपने सवाल और सुझाव दे सकते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कहीं बाहर जाएं तो कोरोना केसेस है, तो ये जो मास्क है, ये डबल मास्क है, सर्जिकल मास्क आप लगा के जाएं। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, और जो सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका आप पालन करें। तभी इस महामारी पर विजय प्राप्त हो सकती है। और नहीं तो जैसे अब ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं, फिर अब वाइट फंगस के भी कुछ केस आने शुरू हो गए। तो इसलिए आप अपना और परिवार का ध्यान रखिए, और ऐसे ही गरीब लोगों की मदद कीजिए, सब मिलजुल के रहिए, और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। जुड़ने के लिए, भारत की बात संदीप भारतीय के साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।